Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में we will be discussing about inland waterways के बारे में. सेकेंड आर्टिकल में हम MSP के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल में हम कैपिटल अकाउंट की ऑब्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में ब्राजील के एक मरीन नेशनल पार्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन सभी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, इनलैंड वाटरवे क्या होता है. भारत के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी नदियां हैं और हम ये चाहते हैं कि इन नदियों को हम एक ट्रांसपोर्ट रूट के तौर पे यूज कर सके, जिसके लिए आपकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और इसे नेशनल वाटरवे एक्ट के अंडर 2016 में हमने रिकॉग्नाइज किया, जिसमें 111 वाटरवेज को हमने आइडेंटिफाई किया जो कि कमर्शियल एक्सप्लॉइट किए जा सकते. अब यहां से आपके बल्क कार्गो जैसे कोल, आयरन एंड फूड ग्रेन्स को हम मूव कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज कर सकती है. ठीक है, अभी हाल फिलहाल में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग 17 to 18% जीडीपी का बनती है एंड जो कि बहुत अच्छी नहीं है एंड इसी वजह से हमारे गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस जो है फॉरेन मार्केट में कम हो जाती है. तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करें. तो इसके लिए हमने द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल्ड की और इसको जिम्मेवारी दी गई कि इस 111 वाटरवेज को आप बिल्ड करो, जिसमें जो गंगा, भागीरथी एंड हुगली सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है एंड वेस्टर्न कोस्टल कनाल सिस्टम है केरला के अंदर, ये ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि काफी एंड स्टेज तक पहुंच चुके हैं एंड जिससे हम कार को मूव भी कर रहे हैं. अब यहां पे आपको ये समझना होगा कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं हमारे, इन्होंने कहा कि भाई हम 2014-15 तक, मतलब आप ये कह सकते हो 13 से 15 के बीच में लगभग 18 मिलियन टन इससे ट्रांसपोर्ट करते थे. अब ये लगभग 146 मिलियन टन हो चुका है. लगभग 21% का यहाँ पे ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल रहा है. तो ये काफी काबिले तारीफ है. मोर ओवर यहां पर आप ये भी समझे कि जब आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज करती है तो इससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होती है और आपके पास एक ऑप्शन होता है कि जो लॉजिस्टिक के शॉक्स हैं या फ्रिगेट कॉस्ट इंक्रीज हुई है या आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, कई बार आप उस शॉक्स को भी अब्सॉर्ब कर पाते हैं. मोर ओवर जो एनर्जी इंपोर्ट को लेके हमारे रिस्क रहते हैं कि हम लार्ज स्केल इंपोर्ट करते हैं बट पोर्ट से सिटीज तक की कनेक्टिविटी में हमें कई बार दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से ये काफी इंक्रीज हो जाती है प्रॉब्लम. तो यहाँ पे एनर्जी इंपोर्ट के रिस्क भी हम कम कर सकते हैं. तो कहा जाता है कि भाई इसमें लॉजिस्टिक की रेजिलियंस भी बिल्ड होगी. अब कैसे? जैसे आपके कार्गो है जो कहीं ना कहीं अभी रोड्स और रेलवे के ऊपर ट्रैफिक है और जो प्रॉब्लम आपको लॉजिस्टिक की जो कनेक्टिविटी में देखने को मिलती है, आप उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं. कहते हैं कि भाई अभी हमें ये फोकस करना होगा कि कैसे हम फोकस करें कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें मल्टी मोड कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करना होगा एंड इसे हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना होगा, कंपल्शन नहीं, हमें इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होगा. रिलेटेड ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन. आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आपको पता होगा गवर्नमेंट 22 क्रॉप्स के लिए इन्हें अनाउंस करती है. अब ये अनाउंस किया जाता है आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, बट एक्चुअल में इसको रिकमेंड करता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. अब यहां पे इसका एक फॉर्मूला डिवाइस किया गया है जिसके बेसिस पे इनपुट कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है. और उसके बाद आप प्लस 50% करके यहां पे फार्मर को प्रोवाइड करते हैं. मतलब अगर फार्मर की इनपुट कॉस्ट 100 रुपए है तो 50 रुपए एडिशन करके यहां पर 150 रुपए उन्हें प्रोवाइड किया जाता है. तो मिनिमम सपोर्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? लाइक बल्क में आपकी प्रोडक्शन होगी एंड जिसके बाद आप ये कह सकते हो कि चांसेस हैं कि आपकी क्रॉप के प्राइसेस ड्रॉप कर सकते हैं. तो उस केस में आप यहां पे फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड इसमें आप फर्टिलाइजर की, इलेक्ट्रिसिटी की और बाकी सब चीजों की, फ्यूल वगैरह की कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं. तो इसमें आप ये कह सकते हो कि जो प्राइस शॉक है उससे कस्टमर को या आप ये कह सकते हो कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने का हमारा काम रहता है. अब ये 22 क्रॉप्स के लिए इशू किया जाता है. एक फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस हम इशू करते हैं शुगर केन के लिए, वो अलग है. तो कहते हैं कि 22 क्रॉप में 7 आपके सीरियल क्रॉप्स आते हैं, जैसे पेडी, वीट, ज्वार, बाजरा, आपका मेज, बार्ले, रागी, ये सब आ जाते हैं. पल्सेस में 5 है, ग्राम, अरहर और आपकी मूंग, उड़द एंड आपकी मसूर की दाल. then groundnuts, rapeseeds, then soya bean, sesame, sea flour, sunflower and Niger seeds.
ये आपकी 7 ऑयल सीड्स की कैटेगरी आती है, कोपरा, रॉ कॉटन एंड जूट आपकी कमर्शियल क्रॉप्स में आती है। तो इन सब को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, बट प्रोक्योरमेंट सिर्फ 2 की जाती है, पैडी एंड राइस, जिसकी वजह से अक्सर आप ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर इन्हीं 2 क्रॉप्स के ऊपर ज्यादातर किसान फोकस करते हैं, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ इन्हीं 2 को प्रोक्योर करती है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में ऑयल सीड्स और पल्सेस को भी प्रोक्योर करती है। अब प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि ज्यादातर डाटा में लैग रहता है, 3 साल का आपका विंडो होता है जिसके बाद आप पॉलिसी को रिन्यू करते हो, तो जिसकी वजह से डाटा बहुत पुराना हो जाता है एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। अब जैसे अभी वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से ऑयल और डीजल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर के प्राइसेस भी आपके इंक्रीज हुए, क्योंकि नेचुरल गैस आपकी महंगी हो गई थी। तो ये इनपुट की वेरिएशन जो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलती है, इस फॉर्मूला में कैलकुलेट नहीं की जाती है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान रहता है। मोर ओवर जो मॉडर्नाइजेशन है, मैकेनाइजेशन है, वो टोटली डिफरेंट टेंजेंट पे अभी वर्क कर रहा है एंड गवर्नमेंट की मेथोलॉजी में जो आप देख रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब जैसे रेंट पे आपको मशीन्स मिल जाते हैं, तो वो रेंट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, कई बार वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी हम कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं करते, ज्यादातर राइस एंड व्हीट के हमारा फोकस रहता है, जिसकी वजह से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से फार्मिंग नहीं होती है एंड इसकी वजह से एग्रीकल्चर में आपको डिस्ट्रेस देखने को मिल जाता है। तो कहते हैं कि भाई इंडेक्सिंग आपको करनी चाहिए यहाँ पर, बट थोड़ी लिमिटेड वे में, जहाँ पे फ्यूल और फर्टिलाइजर के लिए आप स्टार्ट कीजिए और बाकी बाद में आप और चीजों के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। सैंपलिंग आप फ्रिक्वेंटली कीजिए, जिससे आपको रियल ग्राउंड लेवल पे सिनेरियो का पता लग सके एंड स्ट्रेंथनिंग करो आप मार्केट इकोसिस्टम की, मार्केट लिंक्ड आप सब्सिडीज यहां पे प्रोवाइड करो। तो इससे रिलेटेड ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, गवर्नमेंट की बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया, यानी पैसा कितना आया और कितना गया। अब इसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एपी कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे करंट अकाउंट की बात करें तो 3 हिस्सों में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे वैसे तो मेजरली 2 में करते हैं पहले, लाइक आप ये कह सकते हो विजिबल एंड इनविजिबल। अब विजिबल और इनविजिबल की बात की जाए तो यहां पर जैसे गुड्स आ गए आपके विजिबल पार्ट में, इनविजिबल में आ गए आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सर्विसेज सेक्टर, और इसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट भी आ जाती है कैपिटल अकाउंट में, जैसे आपकी डोनेशंस हो गई या आपके रेमिटेंसेस हो गए, वो आपके इसी अकाउंट में करंट अकाउंट में आ जाते हैं। तो इंडिया जनरली गुड्स के सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। जनरली अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली हमने इसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया। अगर आप हमारा 5 ईयर प्लान्स को भी देखें तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने मैकेनाइजेशन, हेवी मैकेनाइजेशन के ऊपर फोकस किया, जबकि उस समय हमें जरूरत थी कि हम कहीं ना कहीं फोकस करते कि लेबर इंटेंसिव जो आपके सेक्टर्स है उनको प्रमोट करते, तो कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होती है और इससे जो सरप्लस जनरेट होता उसको हम बाकी सेक्टर्स में लगा सकते थे। तो कहते हैं कि भाई एक ये चीज हमने निगलेक्ट की। और मिड 50s की अगर बात की जाए तो हमने तब भी कैपिटल इनफ्लो को ज्यादा फोकस किया था, ताकि इंडस्ट्रीज को रन करने में हमें हेल्प मिल सके। एंड आज भी अगर आप इंडिया में देखो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रुतबा है वो ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसी वजह से जो पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री को फेवर करती है, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो, 1991 में हमने बीओपी क्राइसिस को फेस किया था, जिसमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बट उसके अलावा कैपिटल अकाउंट में आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। इन्वेस्टमेंट में आपके जैसे एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एफआईआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाती है। इसके साथ साथ आपकी बोरोविंग आ जाती है। बोरोविंग में आपकी 2 चीजें आती है, जैसे सॉवरेन बोरोविंग जो गवर्नमेंट करती है एंड एक आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग जो प्राइवेट सेक्टर करता है। उसके अलावा आप एफडी अकाउंट जो बाहर के सिटीजन्स के लिए खोलते हैं इंडिया के अंदर, वो भी एक रेमिटेंसेस, मतलब आप वो भी एक कैपिटल अकाउंट के अंदर देखते हैं। तो कहते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है इसको मैनेज कौन करता है, तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का हमने बनाया हुआ है, जो कि आरबीआई के अंडर आता है एंड आरबीआई आपकी वो अथॉरिटी है जो इसको हैंडल करती है। तो कहीं ना कहीं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो ये कह रहे हैं कि भी इंडिया में इस साल जो आपका कैपिटल अकाउंट इनफ्लो है, यानी कैपिटल इनफ्लो है, काफी अच्छा रहा है। तो इस वजह से इन्होंने इसको प्रेज किया। तो हम कह रहे हैं कि भैया देखो, यहां पर कैपिटल अकाउंट की बात नहीं है, आप करंट अकाउंट के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कीजिए जिससे आप और बेटर कर सकते हैं। तो यहां पर कहा जाता है कि भाई देखो, लिबरलाइजेशन आने के बाद, यानी एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद, अगर हम देखें तब भी हमारा जो फोकस है वो कैपिटल अकाउंट पे रहा है। एंड मेजरली अगर हम
करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में हम मनी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से अर्न करते हैं उसे कहते हैं, एंड जो कैपिटल अकाउंट है इसमें बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट आ जाती है, एफडीआई, एफआईआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और सॉवरेन बोरोविंग। तो लॉजिकली हमें दोनों में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट अभी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उतनी बेटर नहीं है। तो कहते हैं कि भाई अभी हमें बैलेंस के ऊपर फोकस करना होगा। एक सेफ्टी नेट आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट प्रोवाइड करता है, मीनवाइल हमें करंट अकाउंट के ऊपर भी यहाँ पे फोकस करना होगा। अभी ये दर्शा रहा है कि भाई इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा खासा है, बट कैपिटल अकाउंट में भी शॉर्टेज एक देखने को मिल रही है। फॉरेन सेविंग को हम अभी तक भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड डोमेस्टिक सेविंग भी आपकी कम देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग रन में हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है, एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी उतनी बहुत ज्यादा आपकी एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट के टैरिफ्स जो हैं ये इन्हें फॉरेन कंपटीशन से बचाते हैं, जिसकी वजह से इन एफिशिएंसी रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में आपको देखने को मिलती है इन एमएसएमईज के अंदर। तो यहाँ पे हमें अपने करंट अकाउंट को स्ट्रेंथन करना होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को बिल्ड करना होगा, जिसमें हमें जो हॉट मनी के ऊपर यानी एफआईआई के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी है, ताकि लॉन्ग रन में कम कर सके। मोर ओवर पॉलिसी को हमें बेटर वे में मैनेज करना होगा, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है इनको ये इंश्योर करना होगा कि ट्रेड पॉलिसी जो हो और जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी हो वो टेंडम में वर्क करे। मोर ओवर लेबर के लेवरेज को हमें यूज करना चाहिए। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री में से एक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, तो हमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर सके। तो ये इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है और ये प्रीलिम्स का। आइए अब बात करते ब्राजील के एक मरीन नेशनल पार्क के बारे में। ये ब्राजील के कोस्ट पे लोकेटेड है, दैट इज अब्रुलहॉस आपका बैंक। अब यहां पर मिलते हैं आपके कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं? दो ऑर्गेनिज्म का म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें एक है आपका पॉलिप्स जो कि घर प्रोवाइड करता है, और दूसरा है जूजेंथलिन जो फूड प्रोवाइड करता है। तो ये फूड के साथ साथ वाइब्रेंट कलर भी इसको प्रोवाइड करता है। तो ये खाना प्रोवाइड करता है, ये आपका घर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है, एंड इनके ऊपर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है, बिकॉज बाकी जो आपके स्पीशीज है इसी के साथ खाना अपना निकालते हैं, अब खाना बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है जिससे फूड प्रोड्यूस करता है, और इसको खा के बाकी आपके ग्रो करते हैं। तो इन्हें कई बार कोरल्स को आप ट्रॉपिकल, आप ये कह सकते हैं रेन फॉरेस्ट के तौर पे भी देखा जाता है, बिकॉज जितनी रेन फॉरेस्ट में आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है सेम यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फ्रिंज रीफ आपके डायरेक्टली जो शॉर लाइन्स है उससे निकलते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंडिया का कोस्ट है, तो कोस्ट के साथ में ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ऐसे ही आपके बैरियर रीफ्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक गल्फ है तो यहां पर आके ये आपके बिल्ट हो जाएंगे। देन एटॉल है जहां पर आपको पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बीच में पानी और बाहर पानी, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। एंड पैचेस होते हैं जहां पे जैसे मान लो ये कोस्टल एरिया है, यहां पर हल्के हल्के छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये चार टाइप में आपके डेवलप होते हैं। तो कहा जाता है कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि भैया रेन फॉरेस्ट का काम करते हैं। मोर ओवर कोस्टल एरिया को बहुत सारे चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल ब्रेक का, वाटर ब्रेक का काम करते हैं। तो कोस्टल आपकी इरोजन को रोकते हैं, प्लस सुनामी और आपकी कोस्टल स्टॉर्म सर्ज से ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो भी इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। मोर ओवर यहां से आप टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, फिशरी को प्रमोट कर सकते हैं, एंड यहां से एंथ्रासाइट और जैसे अल्जाइमर जैसी जो बीमारियां हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हैं, इनके लिए आप मेडिसिन बना सकते हैं, एंड इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलते हैं, तो वो भी बेनिफिशियल है। अब क्लाइमेट चेंज के कारण अभी क्या हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से कोरल्स जो हैं वो अभी स्ट्रेस में आने की वजह से जूजेंथ्रिन को एक्सपेल कर रही है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। मोर ओवर ओशन एसिडिफिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड आपका वाटर के साथ ऐड होके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, एंड कार्बोनिक एसिड आपके कैल्शियम के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग आपको देखने को मिल सकती है। वैसे एग्रीकल्चर सरफेस रन ऑफ के कारण आपको एल्गल ब्लूम देखने को मिल रही है, और इस हार्मफुल एल्गल ब्लूम यानी रेड एल्गल ब्लूम के कारण थोड़ी कोस्टल एरिया में आपको, जहां पे डेल्टिक एरिया की फॉर्मेशन है उस एरिया के आसपास आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मोर ओवर बॉटम ट्रोलिंग, जो आप बॉटम से लेके अपना नेट को लेके जाते हैं, तो इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इससे भी कोरल्स आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अभी अगर हम बात करें वर्ल्ड में फोर्थ कोरल ब्लीचिंग चल रही है, जहां पर 85% जो कोरल एरिया है वो इंपेक्टेड है, एंड ये जनरली थर्मल स्ट्रेस के कारण है, क्योंकि जैसे जैसे सी सरफेस टेम्परेचर राइज कर रहा है, यानी 1 डिग्री के आसपास आपका
तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग आपको देखने को मिल रही है, खासकर ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड। तो कहते हैं कि भाई अभी अगर देखें तो 30% कार्बन जो है आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज जो होते हैं वो ओशन अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज होगा एंड इससे कहीं ना कहीं आपकी कोरल्स की पॉपुलेशन के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो अभी हमें ये भी समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण स्टॉर्म जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, एंड जिसकी वजह से साइक्लोन जितने ज्यादा आएंगे तो इनके ऊपर इंपैक्ट उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, सी लेवल राइज करेगा, तो फोर्टिक जोन जो है वो आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, एंड जितना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा कोस्टलाइन से ज्यादा ऊपर चला जाएगा, तो वहां पर कोरल्स आपके मर जाएंगे, बिकॉज बिना फोटोसिंथेसिस के जी नहीं सकते। बाकी आपके ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जैसी कंट्रीज में, तो इससे वाटर की इनटेक इंक्रीज हो रही है, उसके साथ सेडिमेंट्स आ रहे हैं, और सेडिमेंट्स जब आपके ओशन के अंदर जाएंगे, जहां भी सेडिमेंटेशन होगा सनलाइट को ब्लॉक करेगा, और सनलाइट को ब्लॉक करने की वजह से वहां पे आपके कोरल्स की डेथ हो जाती है। तो अब कहा जाता है कि भाई देखो, अगर हम साउथ अटलांटिक की बात करें तो ये लंग्स भी हैं और नर्सरी भी है। हम बैक वेल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, एंड मरीन हीट वेव के कारण खासकर इनके ऊपर खास इफेक्ट पड़ रहा है। तो इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, जहां पर ये आपके कोरल्स देखने को मिलते हैं, उन एरियाज के ऊपर ज्यादा खास इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कोरल्स के ऊपर आपका मेंस का क्वेश्चन, ये का क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, प्रैक्टिस करते रहिए, मेक श्योर आप डेली बेसिस पे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखें अपने क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन।